हेलो एवरीवन। आज के सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि दो क्लोजली प्लेस्ड पैरेलल जो मेटल प्लेट्स हैं उनको अगर चार्ज दिया जाए तो हर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स की भी बात हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं। चार्जिंग टू parallel closely placed metal plates। तो ये हमारा टॉपिक है। दो क्लोजली प्लेस्ड मेटल प्लेट्स हैं जिनको हम चार्ज करेंगे और हर सरफेस पे अपीयर होने वाले चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मान लीजिए कि ये पहला मेटल प्लेट है ये देखिए, ये हमारा पहला मेटल प्लेट है। और ऐसा ही एक मेटल प्लेट और ले लेते हैं हम लोग। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। So these are two closely placed metal plates। अब मान लें कि आपने इन प्लेट्स को कुछ चार्ज दिया। जैसे कि आप मान लें कि पहले वाले प्लेट को आपने कुछ चार्ज दिया और दूसरे वाले प्लेट को भी आपने कुछ चार्ज दिया। से फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले प्लेट को आपने चार्ज दिया है Q1 और दूसरे वाले प्लेट को आपने चार्ज दिया है Q2। कुल मिला के यहाँ 1 2 3 4 सरफेसेस हैं। तो इन चारों सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्लेट जो सरफेस एरिया 1 है वहाँ पे हम Q मान लेते हैं कि Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज आ गया। सो दिस वी हैव अज्यूम्ड। ठीक है, या आप चाहें तो उसके अंदरूनी फेस पे भी मान सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। चलिए अंदर मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं Q चार्ज आ गया। अब अगर यहाँ पे स्मॉल Q चार्ज है तो इंडक्शन से यहाँ पे ठीक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस Q होना चाहिए। अब देखिए दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड तो है नहीं, तो जो चार्ज होगा नेट चार्ज उन पे सेम रहेगा। तो सिंस यहाँ टोटल चार्ज Q1 है और जिसमें से स्मॉल Q हमने अंदर को दे दिया, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? दैट विल बी Q1 माइनस स्मॉल Q, यानी सरफेस 1 पे। और इसी तरह से इन ऑर्डर टू मेक टोटल चार्ज ऑफ सेकंड प्लेट इक्वल टू Q2, जो आउटर सरफेस यानी 4 पे जो चार्ज होगा दैट विल बी Q2 प्लस Q। इस तरह से स्मॉल Q के टर्म्स में हमने चारों प्लेट्स की चार्जिंग लिख दी। अब हमें स्मॉल Q की वैल्यू निकालनी है। अब स्मॉल Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लेंगे P। अब देखिए ये P पॉइंट जो है वो कंडक्टिंग मीडियम में है। तो कंडक्टिंग मीडियम में होने के कारण P पॉइंट पे नेट फील्ड कितना होना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
की वैल्यू होनी चाहिए 0। अब ये नेट फील्ड जो P पे है 0, आपको समझ में आ गया इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि P इज़ इनसाइड कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए P को इन्फ्लुएंस करने वाले 4 सरफेसेस हैं यहाँ पे। 4 सरफेसेस का अलग अलग फील्ड यहाँ हो सकता है, जिनको मिला के नेट फील्ड 0 आया है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला सरफेस ये है, सरफेस 1, ये ठीक है। दूसरा सरफेस ये है, सरफेस 2, ठीक है। तीसरा सरफेस ये है, सरफेस 3, और चौथा सरफेस यहाँ रहा, ये है सरफेस 4। ठीक है, इन सभी सरफेसेस का अलग अलग फील्ड लेके आप उसको 0 कर सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जिसको हम फॉलो करेंगे। दिस इज़ ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ वाई डायरेक्शन। हमें एक्स डायरेक्शन से ही मतलब है। सो लेट्स मूव ऑन। तो P के ऊपर सबसे पहले जो सरफेस 1 का चार्ज है उसके वजह से फील्ड कितना होगा। अब देखिए, वन साइडेड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी इनफाइनाइट प्लेट पे, हम इनफाइनाइट प्लेट क्यों ले रहे हैं पहले आप समझिए, बिकॉज दे आर क्लोजली प्लेस्ड। तो जो विसिनिटी में नज़दीक में पॉइंट्स होंगे उनके लिए ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्लेट की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, ये इतने क्लोजली प्लेस्ड हैं कि इनके आजू बाजू में जो पॉइंट्स होंगे दे विल बिहेव लाइक, है ना, दे विल बिहेव लाइक infinite plates. The expression will be same because field will be perpendicular to the plates nearby. Nearby के points पे ही हम निकाल रहे हैं field. तो चूँकि ये प्लेट बहुत पतला है ना, तो P पॉइंट जो अंदर है ये काफ़ी नज़दीक होगा इन चारों सरफेसेस से। अब पहला वाला जो सरफेस है, सरफेस 1, किसी भी एक सरफेस के वजह से, इनफाइनाइट सरफेस के वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला होता है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरफेस 1 के वजह से देखेंगे। तो सरफेस 1 के वजह से जो हमारी फील्ड आएगी वो कितनी आएगी बताइए? वो आएगी Q1 माइनस Q, ये हो गया उसका चार्ज, डिवाइडेड बाई A, ये हो गया उसका सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास एक प्लेट हो और उस प्लेट के ऊपर एक साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है और इस प्लेट के एक साइड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इसके नज़दीक किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके वजह से, दैट विल बी E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, तो ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है जैसा हमने माना है उसके हिसाब से, सरफेस 1 का चार्ज। तो ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? रिपल्सिव फील्ड देगा P पे। तो उसकी डायरेक्शन हम लिख रहे हैं कैपिटल I की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव x की तरफ, सॉरी पॉजिटिव x की तरफ। तो हमने I यूनिट वेक्टर वहाँ दिया है। अब सेकंड सरफेस का चार्ज जो होगा उसको भी हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, स्मॉल q पॉजिटिव। तो वो भी रिपेल करेगा। वो किधर रिपेल करेगा? वो रिपेल करेगा नेगेटिव x के डायरेक्शन में, क्योंकि राइट की तरफ है ना, तो लेफ़्ट की तरफ रिपेल करेगा।
तो उसके द्वारा जो फील्ड होगा वो होगा Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन होगी माइनस आई की तरफ। मैग्नीट्यूड अलग निकाल रहे हैं, डायरेक्शन फिर हम बाद में अप्लाई कर रहे हैं। सरफेस 3 पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव Q। नेगेटिव Q है तो ऑब्वियसली वो P पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड विल बी Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जो चौथा है हमारा वो कितना है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो P पॉइंट को रिपेल करेगा। तो चूंकि वो P के राइट में है ये वाला चार्ज, तो इसको रिपेल करेगा किधर, लेफ्ट की तरफ रिपेल करेगा। इसका मतलब उसका फील्ड कितना होगा, Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई A, ये हो गया उसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन हो गई इसकी माइनस आई के तरफ, और इन सब का जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो होगा। अब देखिए इसमें 2A एप्सिलॉन नॉट आपका कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या बनता है, Q1 माइनस Q प्लस Q माइनस Q2 माइनस Q इक्वल टू 0। और इससे आपको स्मॉल q की वैल्यू मिलती है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका स्मॉल q का वैल्यू आ गया। तो अब हम आंसर्स पे आते हैं। तो जो सरफेस 1 है, यहाँ पे जो चार्ज है, और इसको पुट करने के बाद जो चार्ज सरफेस 2 पे, सरफेस 3 पे और सरफेस 4 पे आएगा, उनकी वैल्यूज़ हैं। जब हम स्मॉल q की वैल्यू डाल देंगे, देखिए सरफेस 2 पे आएगा सबसे पहले Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसका ठीक उल्टा यानी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा सरफेस 3 पे। स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दीजिए तो सरफेस 1 का चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। आप पुट करके देख लेना। और सरफेस 4 का चार्ज भी यही होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, शॉर्टकट बन गया। ऐसा नहीं कि आपको चारों सरफेस का याद रखना है, आप किसी एक सरफेस का याद रखिएगा तो भी आप आसानी से बिल्कुल चार्ज को डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये एक प्लेट दिखाया गया यहाँ पे, और ये रहा दूसरा प्लेट, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने चार्जिंग की है इनकी, ये हमने चार्जिंग की। पहले वाले को हमने चार्ज दिया है Q1 जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 20 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले को हमने चार्ज दिया है Q2 जिसकी वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम। और आपको सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 और सरफेस 4 पे चार्ज निकालना है, ठीक है। ये है आपका। सो द 2 plates are given charges as shown. Find charge appearing on all 4 सरफेसेस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी एक याद हो तो आप आसानी से यहाँ पे बाकी सरफेसेस का चार्ज डिराइव कर सकते हैं। तो आंसर हमें लिखना है चार्ज ऑन सरफेस 1, चार्ज ऑन सरफेस 2, चार्ज ऑन सरफेस 3 एंड चार्ज ऑन सरफेस 4 का। अब देखिए आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले बताइए सरफेस 1 पे हमने कितने चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। किसी एक पे, अगर सरफेस 1 पे ही हम याद करना चाहें
तो हमारी वैल्यू थी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इजंट इट। Q1 की वैल्यू कितनी है भैया? Q1 की वैल्यू है 20 और Q2 की वैल्यू है -10। साइन के साथ डालिएगा तो सॉल्व करके आता है 10/2 5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ 5 माइक्रोकूलम है और प्लेट 1 का टोटल चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। तो बताइए 20 में से 5 गया तो कितना बचा? 15 माइक्रोकूलम बचा। तो इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो होगा 15 माइक्रोकूलम का। अब अगर इस पे 15 माइक्रोकूलम होगा तो सरफेस 3 पे इसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए बाय इंडक्शन। तो वहाँ अपीयर होगा -15 माइक्रोकूलम। और उस स्थिति में सरफेस 4 पे जो है वो बताइए कितना चार्ज होगा? क्योंकि सेकंड प्लेट का टोटल चार्ज है -10, जिसमें आपने अंदर में ऑलरेडी -15 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए -10 बनाने के लिए +5 माइक्रोकूलम का चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह से प्लेट 1 पे टोटल चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, प्लेट 2 पे यानी सरफेस 2 पे जो चार्ज है वो है 15 माइक्रोकूलम, और सरफेस 3 पे है -15 माइक्रोकूलम, और सरफेस 4 पे ये है अगेन +5 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स को के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक मैं इसमें एक्सटेंशन दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इसके बीचों बीच एक न्यूट्रल प्लेट रहता तो क्या हम फंस जाते कि हम क्वेश्चन को निकाल लेते? अगर एक न्यूट्रल प्लेट इन दोनों के बीच में डाल दिया जाता और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल प्लेट डाल देंगे तो भी क्या होगा बताइए? तो भी अगर इस जगह पे सरफेस 2 पे अगर चार्ज 15 आया है, सरफेस 1 पे 5 आया है, अभी आप प्लेट 2 पे नहीं पहुँचे हैं। फर्स्ट प्लेट का ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जैसे आपने पहले निकाला वैसे ही लिख दीजिए, हैंग ऑन, ये और ये सेम टू सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चार्ज कितना मिल जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ मिलेगा -15, और चूंकि ये न्यूट्रल प्लेट है तो इधर चार्ज कितना मिलेगा? +15। प्लेट 2 के सिचुएशन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या सीखा बताइए? अगर हम बीच में एक न्यूट्रल प्लेट डाल दें तो इन दोनों प्लेट्स के जो 4 सरफेसेस हैं उनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात हम लिख देते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि अगर बीच में एक न्यूट्रल प्लेट आ जाए देन देयर इज़ नथिंग टू वरी। If we introduce a neutral plate between these two plates, the charge on the above 4 surfaces remain unchanged. So this is how charge gets distributed on all the surfaces whenever we charge two closely placed metal plates. तो आज के एडिशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।